हमारे आयुर्वेद से जुड़े कुछ ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है, जिसे शायद आज भी हम डिकोड जो है नहीं कर पाए हैं। तो क्या उस समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे, तो उनके पास कोई ऐसा यंत्र होता था या कोई ऐसा लैब था जहाँ पे वो सारी ये चीजें करते थे और पता करते थे कि क्या है ये? चरक संहिता और ये किसी एक साइंटिस्ट ने या एक ऋषि मुनि ने नहीं लिखा होगा, ये परंपरा से आई होगी। और चरक संहिता चरक ऋषि ने नहीं लिखी, ये बहुत लोग को नहीं पता। क्वांटम फिजिक्स है क्या और ये किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में काम करता है? क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि यूनिवर्स का एक पार्टिकल यहाँ पर अगर हमने कुछ बदलाव किया तो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में भी एक बदलाव होगा। तो ये काउंटर इंट्यूटिव हम इसको साइंस में कहते हैं, इंट्यूशन में नहीं, ये लॉजिक में फिट नहीं बैठता है। लेकिन पूरा क्वांटम फिजिक्स ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है। एलईडी जो लाइट है, लाइट इमिटिंग डायोड, वो क्वांटम फिजिक्स से ही आता है। बहुत सारे लोग को लग रहा है एआई अभी की चीज है, लेकिन आप बता रहे हैं कि एआई कब की चीज है? 60-70 से एआई पे काम चल रहा है। अगेन एआई बाइनरी फ्रेमवर्क को तोड़ता है, ये जो साइंस जिसको हम समझते हैं उसको तोड़ता है। जो फिलॉसफी है या दर्शन शास्त्र है, ये दोनों एक ही है या फिर दोनों की मीनिंग अलग अलग है? दर्शन इज रियलाइज्ड नॉलेज। जब आप फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं, जब आप समझ लेते हैं, और वो टाइमलेस होता है। अगर वो फिलॉसफी है तो आज काम करेगी, 100 साल बाद नहीं काम करेगी। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एक बार फिर से एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। धर्म संवाद के इस एपिसोड में हम पिछले एपिसोड से इसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले एपिसोड में हमारे साथ रवि सिंह चौधरी जी जुड़े थे, जो अभी भी हैं और जिनसे हमने बहुत सारी बातें की थी। हमारा एपिसोड बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा क्योंकि इसमें हम और भी डीपली बातें करने वाले हैं हमारे ऋषि मुनियों के बारे में। इनकी किताब ऋषि इंटेलिजेंस के बारे में हमने पिछले पार्ट में बात की थी। हमने बहुत सारी और भी जानकारियाँ, जैसे कि कोई समाधि क्या, दो प्रकार की समाधि होती है, मुझे भी पिछली बार ही एपिसोड में पता चला है, आपको पता है नहीं। अगर जानना चाहते हैं समाधि के बारे में, चौथा स्तर क्या होता है, बहुत सारी और भी डीप बातें हुई हैं जो आप जाके देख सकते हैं। नालंदा के बारे में जो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना हॉट टॉपिक भी बना हुआ है, लोग ज्यादा रिसर्च करते हैं उसके बारे में, तो उससे भी रिलेटेड बातें हमने पिछले अपने पार्ट में की हैं। आपको नीचे उसको कमेंट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से पूरा देख सकते हैं। इस पूरी हम अब अपनी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। और रवि जी, सबसे पहले तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ज्ञान जो है उससे बहुत सारे लोग प्रभावित भी होंगे और उनको अच्छी खासी जानकारियां भी मिलेंगी। तो अब शुरू करते हैं। हमने पिछली बार तो बात की थी आयुर्वेद की, मेडिकल साइंस की ही बात कर रहे हैं। तो जैसे मेडिकल साइंस में देखा जाए तो आज भी किसी एक बीमारी के बारे में पता करने में या फिर किसी वायरस के बारे में, जैसे भी हाल ही में कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि बहुत टाइम लग जाता है और उसमें सालों साल का समय लगता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण जो है चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन हमारे आयुर्वेद से जुड़े कुछ ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है, जिसे शायद आज भी हम डिकोड जो है नहीं कर पाए हैं। तो क्या उस समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे, सवाल आपसे यही है क्योंकि ऋषियों के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उनके पास कोई ऐसा यंत्र होता था या कोई ऐसा लैब था जहां पे वो सारी ये चीजें करते थे और पता करते थे कि क्या है ये? जी, पहले तो बहुत बार आयुर्वेद पे आरोप लगता है कि हीट एंड ट्रायल मेथड से इन्होंने ग्रंथ लिखा है। मतलब इन्होंने ये हर्ब ट्राई किया, ये जड़ी बूटी ट्राई की और फिर जिस पे रिजल्ट आया उसको उन्होंने रिकॉर्ड वो करते चले गए। तो पहली बात है, ये भी साइंस का एक तरीका है, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो स्यूडो साइंस तो आप अप्रोच में बोल नहीं सकते क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात मैं ये रखता हूँ कि 4 लाख से ज़्यादा अगर जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स हैं, तो ये पता कैसे चला कि एलोवेरा ये वाली बीमारी ठीक करता है? आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देख लीजिए। ये साइड में 10 बीमारी है, यहाँ पर 4 लाख जड़ी बूटियाँ हैं। किसमें कौन सा काम करेगा, किस कॉम्बिनेशन में काम करेगा, कितने वर्ष लग जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने में? संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि पहले तो फ्रेमवर्क में अंतर है। साइंस जो है वो मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क में काम करता है। मतलब वो काटता है चीज़ों को, पहले उसको डाइसेक्ट करता है, काटता है, फिर देखता है कि फंडामेंटल क्या है इसमें, जिसको हम एटम और मॉलिक्यूल बोलते हैं। बायोलॉजी में हम फंगस, बैक्टीरिया, वायरस बोलते हैं, मतलब जब मॉलिक्यूलर लेवल पे हम जा रहे हैं। तो वो क्या करता है, साइंस क्या करता है, उस फंडामेंटल को एनालाइज करता है कि अच्छा इस एटम का ये बिहेवियर है, तो इससे ये सिम्टम पैदा हुआ, तो इसके सिम्टम को हम सप्रेस कर देंगे, तो यहाँ से ये हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो समहाउ वो रूट कॉज को नहीं करके सिम्टम्स को ट्रीट कर देते हैं बहुत अच्छे ढंग से, और बीमारी दिखती है कि चला गया, हमने मेडिसिन खाई, हमारा टेम्परेचर गिर गया, हमें लगा बीमारी हमारी ठीक हो गई। आयुर्वेद मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क पे काम ही नहीं करता है, आयुर्वेद त्रिदोष फ्रेमवर्क पे काम करता है।
मतलब ये दो अलग ही सब्जेक्ट हैं जिनके काम करने का तरीका पहला तो अलग है। जल्दी से त्रिदोष क्या होता है वो भी हाँ, बता ही दीजिए। त्रिदोष जो पंच महाभूत हम बोलते हैं ना, बार बार जो रिपीट होता है, आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, 5 एलिमेंट्स। हाँ 5 एलिमेंट्स। अब इसके डेप्थ में मैं जाऊंगा तो अलग विषय हो जाएगा, लेकिन ये वो ग्रीक वाला और वो वाला नहीं है कि अग्नि तत्व इज फायर जो दिखता है, जल तत्व इज वाटर जो होता है, आकाश इज इसका, ऐसा नहीं है। वैशेषिक दर्शन और ऋषि कनाथ को जो पढ़े हैं, जो जानते हैं, वो समझते हैं कि ये आणविक स्तर की बात है, ये बहुत माइक्रो लेवल की बात है, ये ग्रॉस नहीं है। जैसे मैं समझाऊं, पेट में बोलते हैं जठराग्नि है, वो पचाती है, फायर एलिमेंट है, वो खाने को पचाता है, तो लिटरली फायर तो है नहीं, तो जठराग्नि जो हम कहते हैं तो अग्नि कैसे हो गई? तो त्रिदोष क्या होता है कि पंच महाभूत में दो दो का जब जोड़ा हम बनाते हैं, जैसे अग्नि तत्व और जल तत्व को मिला दिए तो जो वात पित्त और कफ हम कहते हैं, ये तीन बड़ा रिपीट होता है आयुर्वेद में। देखो वात बढ़ गया है, कफ का प्रॉब्लम है, वो COUGH वाला कफ नहीं है, क और फ वाला कफ है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है। और पित्त है, ये पित्त इसका बढ़ गया है, ऐसी भाषा में बात होती है। तो ये वात पित्त और कफ की एनालिसिस से आयुर्वेद के प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हैं। तो वात पित्त कफ में शरीर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं? वो तो पंच महाभूत की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो माइक्रो क्लाइमेट, वातावरण सबको कंसिडर कर रहा है। तो आयुर्वेद वातावरण को भी कंसिडर करता है, इसलिए नेचुरोपैथी सेंटर हरिद्वार में क्यों मिलेंगे? मतलब व्यक्ति ठीक होगा सिर्फ दवाइयों से नहीं, वैसे वातावरण में, वैसे फूड से, वैसे संगीत से। तो आयुर्वेद होलिस्टिकली ट्रीट करता है, मतलब वो डायरेक्ट प्रिसाइज ट्रीटमेंट नहीं करता है। हाँ, इसमें हम तारीफ कर सकते हैं एलोपैथी और इसकी कि देखिए वो प्रिसाइज एक्ट करता है, एकदम होता है ना, प्रिसाइजली उस प्रॉब्लम को ढूंढता है। बट आयुर्वेद क्या करता है? सिस्टम को ठीक करता है, और सिस्टम ऐसा रिजल्ट जनरेट करता है जो आपको ठीक करता है। तो जब दोनों के काम करने का तरीका अलग है तो फिर उसको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद भी आज के ज़माने में क्या हुआ कि हमने देखा कि अच्छा अश्वगंधा में क्या मॉलिक्यूल है जो काम करता है, तो वेस्ट ने क्या किया, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया और दवाई बना दी। हल्दी में मिला करक्यूमिन, उससे उन्होंने कैंसर की दवाई बना दी, ठीक है। तो उन्होंने वो प्रिसाइज मॉलिक्यूल को डिराइव किया और मेडिसिन बना दी। लेकिन उससे घाटा भी होता है, उससे आता है साइड इफेक्ट। आयुर्वेद में क्योंकि पूरे सिस्टम को हम लेते हैं, तो सिस्टम ही जब बैलेंस है तो साथ में साइड इफेक्ट उतना नहीं दिखेगा। तो दोनों के काम करने का तरीका अलग है, इसलिए अननोन में जब नहीं पता है आपको, उस समय आयुर्वेद अपने कुछ गुणवत्ता दिखाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी क्षमता रखता है। एलोपैथी तभी काम करेगा जब उसने प्रॉब्लम को ढंग से समझाया है, पकड़ा है। डायग्नोसिस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के, बिना इंजीनियरिंग के एलोपैथी नहीं काम करेगी। आयुर्वेद में जो है वो हम सिस्टम को ठीक करने की बात करते हैं, त्रिदोष को ठीक करने की बात करते हैं, तो वो रिजल्ट हमें देता है बिना प्रॉब्लम को जड़ तक जाए बिना। तो ऋषि मुनि लोग ये कैसे करते थे? जैसे कि अभी तो चलो आप माइक्रोस्कोप से देख ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वहां से देख ले रहे हैं कि क्या है, कैसे बहुत फास्ट हो गई चीजें, लेकिन उस टाइम पे तो उतनी चीजें वही नहीं बात होती जो थी। विश्वास नहीं करेंगे लोग, जो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था समाधि वाला प्राप्त है कि जैसे पुनर्नवा है, पुनर्नवा बहुत फेमस हर्ब है और उससे दवाइयाँ बनती है, अश्वगंधा से बनती है। तो कई ऋषियों ने सिर्फ उस पे ही ध्यान किया होगा, और आसान भाषा में कहे तो उस पे ही ऑब्जर्वेशन किया होगा। मैंने नीम को ही ऑब्जर्व किया होगा, अश्वगंधा ऑब्जर्व बस किया होगा। तो मतलब ध्यान का जो उनका जो फोकस का स्तर है बहुत ज्यादा होगा, जिसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं लग रहा, मतलब व्यक्ति ही इतना फोकस्ड है कि वो इंस्ट्रूमेंट के लेवल का एनालिसिस कर पा रहा है। तो एक एक जड़ी बूटी पे, इसलिए चरक संहिता, और ये किसी एक साइंटिस्ट ने या एक ऋषि मुनि ने नहीं लिखा होगा, ये परंपरा से आई होगी। और चरक संहिता चरक ऋषि ने नहीं लिखी, ये बहुत लोग को नहीं पता। अच्छा। उन्होंने रिवाइज्ड एडिशन लिखा था, ये है, मतलब वो अग्निवेश तंत्र नाम से जाना जाता है। जैसे तो मतलब गुरु परंपरा जो है ना, किसी ने 5 श्लोक जोड़ दिए, फिर किसी ने 4 श्लोक जोड़ दिए, ऐसे करके आपका पूरा चरक संहिता वो बना। यानी कि ये बात ये हो गई, जैसे अभी तो ऐसे होता है ना कि दो चीजें मिला के देखो, वो एक इसलिए तो मैं रस शास्त्र उसके लिए है, वो एक अलग शास्त्र है। तो वही मैं बोला कि वो भी विधा है, ऐसा नहीं कि हवा में सारी चीजें हुई। रस शास्त्र भी एक शास्त्र है, जो हम खेती में अमृत जल जीवामृत जो बनाते हैं, कोई गोबर गौमूत्र गुड़ मिलाना है, बहुत लोग को पता है, अच्छा खेत में ये मिला कर डालना चाहिए। तो वैज्ञानिकों को, भारतीय वैज्ञानिकों को पता होगा कि गौमूत्र दुनिया में उपलब्ध सबसे सस्ता ऑर्गेनिक सोल्युबलाइजर है, जो घुलाता है,
बाकी तत्वों को, इसलिए हम गौमूत्र मिलाते हैं। 2 तत्वों को मिलाना है तो तीसरा गौमूत्र मिला दीजिए, वो दोनों को घुल देगा, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी बोल दे, जो भी प्रॉपर्टी बोल दे। तो ये रस शास्त्र का विषय है। तो आपको ये भी सब्जेक्ट मिल जाएगा, एंशिएंट साइंस ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ये बुक है, 100 साल पुरानी बुक है, ठीक है। ये भारत के ही वैज्ञानिक का नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने पब्लिश की थी। उनको बहुत, क्योंकि वो संस्कृत के ज्ञाता थे और केमिस्ट्री के रिसर्चर थे, मतलब वेस्ट भी जा चुके थे वो, तो उन्होंने ये बुक पब्लिश की, हिंदू केमिस्ट्री। तो रसशास्त्र भी एक विषय है। तो जैसे अभी प्रैक्टिकल होता है, जैसे पढ़ाई अलग हुई फिर प्रैक्टिकल अलग हुआ, तो वो लोग भी तो प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि जब टेस्ट ट्यूब बेबी की बात आती है तो उस टाइम पे तो ये बड़ा ही, ये भी वायरल है कि उस टाइम पे जो हमारे ऋषि, मैं भूल रही हूँ कि कौरवों के टाइम पे उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी कर लिया था, तो प्रैक्टिकल तो वो भी करते ही होंगे। जब जैसे उनको ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान आया, तो उसको क्या वो उनका ज्ञान जो है वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो प्रैक्टिकल तो वो करते होंगे। देखिए, एक यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, मतलब क्योंकि हम सोच ही रहे हैं आज के तरीके से, तो हम क्या सोचते हैं कि ऐसा ही रहा होगा, और फिर मानने को नहीं तैयार होते, क्योंकि हमने देखा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के डेवलपमेंट में 400 साल के साइंस का योगदान है, ठीक है। तो इस बात को सबसे पहले अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि लीनियर प्रोग्रेशन नहीं होता है टाइम का। मतलब हम ऐसे बहुत बोलें कि हम प्रोग्रेस हो रहे हैं, मतलब समय में जो आगे जा रहे हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। चक्र और युग मतलब क्या होता है, आप युगों को मत मानिए, सतयुग है, त्रेता युग है, कलयुग है। एक वृक्ष को देखिए, साल में एक बार अपने पत्ते को गिरा देता है, वो हर साल ये काम करता है, और वही पत्ते ह्यूमस और खाद बनते हैं, फिर उसी पेड़ को नर्चर करते हैं। तो हमें पेड़ों को खाद नहीं देनी पड़ती, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें एक चक्र है, डिस्ट्रक्शन हुआ और डिस्ट्रक्शन से फिर सृजन हुआ, नया क्रिएशन हुआ। तो लाइफ क्या है, चक्र के रूप में चलता है, ठीक है। मतलब क्रिएट होता है, सस्टेन होता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है, जिसमें हम ब्रह्मा विष्णु महेश लाते हैं, ठीक है। तो लीनियर लाइन नहीं है। इसका मतलब यह है कि पीछे जब जाएंगे तो एडवांस में मिल सकता है, और जो अभी हो रहा है जरूरी नहीं कि वो एडवांस हो। तो सिविलाइजेशनल का एक सिविलाइजेशन का एक साइकिल होता है, हम बोलते हैं बीच में आई से जाया, पिछले कोई और सभ्यता रही होगी, अब उनका क्या नॉलेज हमें पता ही नहीं है। तो हम ये एरोगेंस है कि हम मान ले कि हम ही सबसे ज्यादा एडवांस है। या जैसे अभी भी हम अपनी सोच के हिसाब से सोचते हैं कि जैसे पहले पढ़, हम अभी के टाइम पे जो चल रहा है, पहले पढ़ते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल करते हैं, फिर उसको मानते हैं, तो शायद उनका तरीका कुछ और अलग होगा। प्रैक्टिकल करते हैं, मानते हैं, लेकिन उसमें एक एरोगेंस ये है कि लॉजिकल डिडक्शंस आर इनफेलिएबल, ये कहते हैं। मतलब वेस्ट ये कहता है कि लॉजिक से जो डिड्यूस होगा वो परम सत्य है। और मैंने जो पंखे वाला एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बताया था कि लॉजिक कभी कभी फेल करता है आपके गलत एजम्पशंस पे। लॉजिक सही है, रिलेशनशिप आपने सही एस्टैब्लिश किया, लेकिन जिससे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया वही फॉल्स एजम्पशन था। तो ये विषय जो है मतलब लॉजिक का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ, उसने इस एरोगेंस को तोड़ा। सवाल ही अब अगला यही है कि क्वांटम फिजिक्स है क्या, और क्या आप इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे उनको थोड़ा ये टफ लगेगा, तो एकदम सिंपल वे में इसको समझाइएगा, और ये किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में काम करता है। ठीक है। बहुत लोगों ने जो मूवी वो एवेंजर्स देखे हैं, तो वो कहते हैं कि जो एंटमैन है वो अपने आप को छोटा कर लेता है, फिर वो क्वांटम रियल्म में चल जाता है, मतलब छोटा हो जाता है बहुत। तो क्वांटम जब भी शब्द आता है उसमें बहुत लोग रिलेट करते हैं छोटा हो जाना। तो होता क्या है कि क्वांटम फिजिक्स का जन्म क्यों, ये नया फिजिक्स क्यों आया, और पुराने वाले फिजिक्स को इन्होंने कह दिया क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स होता है डिटर्मिनिस्टिक, मतलब हर चीज हम पता कर सकते हैं, दिस इज क्लासिकल फिजिक्स। मतलब हमारे दायरे के बाहर कुछ भी नहीं है, हम सब जान सकते हैं, दिस इज क्लासिकल फिजिक्स। मोशन है, मोमेंटम है, फिजिक्स है, एटम मॉलिक्यूल है, हर चीज को हम नियमों में बांध सकते हैं, दिस इज क्लासिकल फिजिक्स। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन की जो है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में हम जो मैथमेटिक्स पूरा लगाते हैं। तो पहला जो एक एजम्पशन है मेरा कि हर चीज जाना जा सकता है बिना एरर के, ये जो डिटर्मिनिस्टिक नेचर है, ये हो गया क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स आया कि हम नहीं जान सकते हर चीज को, उसमें एरर रहेगा ही रहेगा। उसको इन्होंने कहा प्रोबेबिलिस्टिक यूनिवर्स। प्रोबेबिलिटी है कि इसका होने का चांसेस है 50%, 70% हो सकता है, पता नहीं कि 100% हो, लेकिन हम परसेंटेज में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा विषय ये आया कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है, ये बहुत कंफ्यूजन रहा। मतलब वेव क्या होता है, जो हमने देखा कि तालाब में हमने पत्थर मारा तो एक रिपल बना, उसको हमने वेव कहा,
ठीक है। और जो बॉल को हम दीवार पे मारते हैं और रिबाउंड होके जो मेरे पास आता है, या एक बैट्समैन जब मारता है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो पार्टिकल का कॉन्सेप्ट है कि बॉल आया, इस वेलोसिटी से हमने फोर्स अप्लाई किया और इस वेलोसिटी से आगे गया। तो ऐसी एनालिसिस हो गई पार्टिकल वाली एनालिसिस। और पानी वाला जो एनालिसिस हो गया वो वेव वाले एनालिसिस, या साउंड में हम वेव बोलते हैं। तो वेव में क्या है कि एक लहर जैसी दिखती है, पार्टिकल पूरा एग्जैक्टली जाता नहीं है। पार्टिकल एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल या ग्रुप ऑफ फील्ड जो है वो एक इवेंट पैदा करता है, उसको हम वेव कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल है, कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने कहा, कुछ ने कहा नहीं वेव है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया फिजिक्स वर्ल्ड में, मतलब कि लाइट है क्या, ठीक है। तो आइंस्टीन जब आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आता है, तब वो बोलते हैं कि जब ये ट्रैवल करता है तो वेव होता है, जब ये स्ट्राइक करता है तो पार्टिकल हो जाता है। तो इसको इन्होंने कहा ये तो डुअल है, डुअलिटी है, दो नेचर कर रहा है। और यहाँ से ये लोग वेदांत दर्शन और हमारे दर्शन शास्त्र में आए कि अरे यार, जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये डुअल है, अद्वैत और द्वैत जो शब्द आने लगा वो उस तरफ जाने लगे। तो क्वांटम फिजिक्स में हुआ क्या, फिजिक्स के जो भी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उससे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे जो उनके सामने हो रहा था। तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी का दुनिया बनाया, और उन्होंने न्यूटन के फिजिक्स को भी बोला कि ये अब काम नहीं कर रहा है हमारे लिए। तो जो लोग कहते हैं कि हम साइंस को मानते हैं, वो टेक्निकली क्लासिकल फिजिक्स के ही दुनिया में भी हैं, कि जो दिख रहा है डिटरमिन कर पा रहे हैं तो ही सही है। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि यूनिवर्स का एक पार्टिकल, यहाँ पर अगर हमने कुछ बदलाव किया तो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में भी एक बदलाव होगा। ये लॉजिकल लगेगा सुनने में? नहीं लगेगा। कैसे संभव है? आइंस्टीन भी नहीं मान रहे थे इस बात को, कैसा कैसे संभव है कि एक पार्टिकल में हमने यहाँ बदलाव किया तो यूनिवर्स के दूसरे एंड में एक पार्टिकल में इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए एक बदलाव होगा। तो ये काउंटर इंट्यूटिव हम इसको साइंस में कहते हैं, इंट्यूशन में नहीं, ये लॉजिक में फिट नहीं बैठता है। लेकिन पूरा क्वांटम फिजिक्स ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। एलईडी जो लाइट है, लाइट इमिटिंग डायोड, वो क्वांटम फिजिक्स से ही आता है। तो क्वांटम फिजिक्स, जब मैंने बोला साइंस के बाद आएगी इंजीनियरिंग एंड देन टेक्नोलॉजी, तो आप जब टेक्नोलॉजी आ जाती है तब मानने लगते हैं। तो जैसी टेक्नोलॉजी आई तब लोगों ने बोला हाँ, क्वांटम फिजिक्स भी सही चीज है। तो ये सही बात हो गई कि आयरन पिलर आप देखिए तब आप मानिए कि भारत में भी मेटलर्जी थी। मेरी बात से मत मानिए, कोई रिजल्ट देखिए तब मानिए। तो वही चीज क्वांटम फिजिक्स में हुई जब उसने प्रोडक्ट दिया न्यूक्लियर फिजन को समझा ही नहीं जा सकता अगर क्वांटम फिजिक्स को लोगों ने नहीं समझा है। तो ये इस बात को मानता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वेव पार्टिकल कब बना। ये कंफ्यूजन आज भी है, बट उस कंफ्यूजन के साथ ही ये अपना आगे का काम भी कर रहे हैं, और उसका एप्लीकेशन जो है वो एलईडीज एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में वो आता है। और वो प्लैनेट्स को समझने में ज़्यादा, सैटेलाइट्स को समझने में ज़्यादा कारगर होता है जब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो क्वांटम इज़ नॉट जस्ट माइक्रोस्कोपिक थिंग, बट क्वांटा शब्द से आया, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब पैकेट्स में एक अगर मैं कॉन्सेप्चुअली बात करूँ तो वही साइंस का जो आदत है कि वो काटता है चीज़ों को और बोलता है कि इससे फंडामेंटल क्या है, एटम था नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, उसके अंदर भी कुछ है नहीं, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो साइंस इसको ढूंढता है और फिर बोलता है कि यूनिवर्स का बिहेवियर ये होगा। भारत का विज्ञान इस तरह से नहीं काम करता। भारत का विज्ञान उल्टा चलता है कि ब्रह्म से स्टार्ट करता है। वो तो पहले वो एक्सपेंशन पे बात करता है, होलिस्टिक बात करता है, और फिर धीरे 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 अणु पे बात करेगा वो। तो ये अप्रोच ही थोड़ा अलग हो जाता है। इसलिए मैंने पिछले एपिसोड में बोला कि साइंटिस्ट और ऋषि एग्जैक्टली कभी सीधे सीधे नहीं बोलना चाहिए। आम भाषा में हम बोल सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का पालन करते हैं, एक विधियों का पालन करते हैं। तो ये जो क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, उसमें सवाल में ये था कि ये हमारे डेली लाइफ में कैसे हमारे लिए उपयोगी है, कैसे ये हम देखिए, जब भी जैसे रॉकेट्स को छोड़ा जाता है ना, तो रॉकेट्स जब बने तो 200 डिग्री टेम्परेचर, -100 डिग्री टेम्परेचर को सहने वाला मटेरियल साइंस का नॉलेज आपको चाहिए। मैंने आप जो मटेरियल बनाएंगे वो एकदम एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट को सहने वाला मटेरियल आपको चाहिए होगा। तो मटेरियल साइंस में रिसर्च हुआ होगा, ठीक है। और उस मटेरियल साइंस में रिसर्च होकर फिर कार्बन फाइबर बना और फिर लैम्बोर्गिनी कार आपको दिखेगी, मतलब जो, तो आपको बोलेंगे कि स्टील को भी मतलब उसके बियॉन्ड भी एक कार्बन फाइबर मटेरियल है। वही फिर ग्राफीन पे जब रिसर्च होगा तब फोटोवोल्टाइक सेल, जो आपका सोलर सेल है, उसमें ग्राफीन का यूज होता है। तो सोलर जो हम पावर प्लांट यूज करते हैं या सोलर पैनल यूज करते हैं, वो तब कॉन्सेप्ट समझ में आया जब कार्बन को उन्होंने समझा
कि कार्बन ग्राफीन के रूप में भी काम करता है। तो क्या होता है कि जब हाई टेक में आप काम करते हैं तो नई लर्निंग्स मिलती है, जिससे फिर नए नए प्रोडक्ट्स डे टू डे लाइफ में भी फिर बनते हैं। एलईडी टीवी हो जो आप बोले, और तो प्रोडक्ट्स बाद में आते हैं, पहले वो हाई एंड में वो यूज होते हैं वो सारे नॉलेज सिस्टम। बहुत सारी चीजें आप ऐसी बता रहे हैं जो लोगों को नहीं पता थी। एआई के बारे में अभी हम बीच में बात कर रहे थे, वो भी जरूर जानकारी आप दीजिए दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोग को लग रहा है एआई अभी की चीज है, लेकिन आप बता रहे हैं कि एआई कब की चीज है, तो वो जरा जानकारी जरूर दीजिए। 60-70 से एआई पे काम चल रहा है। अगेन एआई बाइनरी फ्रेमवर्क को तोड़ता है। ये जो साइंस जिसको हम समझते हैं उसको तोड़ता है। साइंस बोलता है आइदर यस और नो, या तो है या तो नहीं है, बीच का कोई रिजल्ट नहीं होगा। स्विच जब आप दबाएंगे आइदर ऑन होगा या ऑफ होगा। तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी अप्रोच, 1 और 0। तो इससे आया डिजिटल। तो डिजिटल क्या होता है, बाइनरी फ्रेमवर्क में काम करता है। सिग्नल दीजिए, सिग्नल को टर्न ऑफ कीजिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने देखा कि जो ह्यूमन है वो ह्यूमन तो मल्टीपल इनपुट्स लेता है। वो एक सुनता भी है, देखता भी है, टच भी करता है, एक साथ 6-7 इनपुट लेता है। वो बाइनरी में नहीं सोचता है। और फिर उसके जो न्यूरॉन्स है, मतलब वो पूरे शरीर में न्यूरॉन्स जो है दौड़ते हैं, मल्टीपल चैनल्स से दौड़ते हैं और फिर एक रिजल्ट वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको था कि ह्यूमन के इंटेलेक्ट जैसा हम मशीन को बनाएं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस को इमिटेट करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बाइनरी फ्रेमवर्क को उन्होंने खुद तोड़ा। उन्होंने बोला कि हमें मल्टीपल इनपुट्स चाहिए, एक एल्गोरिथम चाहिए, और रिजल्ट को बार बार चेक करो और उस एरर को वापस फीड करो मशीन में कि देखो यहां तुमसे गलती हुई है। तो इसको ट्रेन किया गया, मतलब 10 साल तक, 20 साल तक, कि तुमसे यहां गलती हो रही है। फिर उसको मशीन ने लिया डेटा, तो वहां से डेटा साइंस का जन्म हुआ। मतलब डेटा साइंस, बिग डेटा एक इनपुट है एक अच्छे एआई के लिए। जो हम फेस रिकॉग्निशन जो हमारे फोन में है, तो इसको कई वर्ष लगे होंगे उस मशीन को सिखाने में, ठीक है, उसके सारे एरर को ठीक करने में। तो जब वो प्रोडक्ट बना तब लोगों को पता चला कि अच्छा एआई है, मतलब। लेकिन जब उस पर काम चल रहा था तब, मतलब 90s का मैं बता रहा हूँ, 90s में ही, मतलब जैसे आपके दादाजी हैं तो आप पूरे दादाजी की डेटा और मेमोरी फीड कर दीजिए, वो जो आयरन मैन का जार्विस है वो आपको तैयार करके एआई देता है। मतलब वो दादाजी जैसा आपसे बात करता रहेगा, मतलब आप जीवित कर दे रहे हैं, अमर कर दे रहे हैं। ये 90s का एक्सपेरिमेंट है, 1991 जो जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो एआई उस वहां तक बढ़ चुका है ऑलरेडी, मतलब आप बोलेंगे। अब अगला सवाल जो है एक और है कि थोड़ा सा इसमें लोगों को डाउट होता है कि जो फिलॉसफी है या दर्शन शास्त्र है, ये दोनों एक ही है या फिर दोनों की मीनिंग अलग अलग है? एक ही बास्केट में रख देने से दोनों एक जैसा हो जाता है। जैसे भारत में दर्शन शास्त्र जो पढ़ाया जाता है, तो उसका जो सोसाइटी का नाम है वो है फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र को प्रोफेसर अगर फिलोसफी के हैं वो पढ़ाएंगे तो वो भी फिलोसफी बन जाएगी, ठीक है। तो चाहे यूपीएससी का सिलेबस हो, कहीं भी हो, जब भी वो दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाएगा वो फिलोसफी का ही रूप लेता है। लेकिन फिलोसफी लैंग्वेज के डायमेंशन का चीज है। लैंग्वेज में जितनी वोकैबुलरी होगी, फिलोसफी उतनी एडवांस होगी। जिसके पास जितने ज्यादा शब्द होंगे उसकी फिलॉसफी उतनी ऊपर होगी, ठीक है। दर्शन, अगर लिटरली मैं जाऊं, जब बहुत दिन से किसी दोस्त से मिलते हैं, बोले तुम्हारे तो दर्शन ही नहीं हो रहे थे इतने दिन से, या तुमने तो मैंने दर्शन ही नहीं दिया। दर्शन मतलब क्या था? विजुअलाइजेशन, देखा आपने। इट्स नॉट थॉट एक्सपेरिमेंट, इट्स नॉट एनालिटिकल थिंग, ठीक है। दर्शन इज रियलाइज्ड नॉलेज। जब आप फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं, जब आप समझ लेते हैं, और वो टाइमलेस होता है। अगर वो फिलॉसफी है तो आज काम करेगी, 100 साल बाद नहीं काम करेगी। तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एक फिलॉसफी है, इसलिए ये लोग स्विंग करते रहते हैं, ये भी बढ़िया है, कभी कभी लगता है नहीं ये बढ़िया है, क्योंकि वो परम सत्य नहीं है, इसलिए हम डाउट करते हैं उस पर। तो फिलॉसफी एक टाइम, देश, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड डायमेंशन है, ठीक है। दर्शन एक रियलाइज्ड नॉलेज है। जैसे कि योग एक दर्शन है, तो बहुत लोग इसको फिलॉसफी में पढ़ाते हैं। तो इसको मैंने एडवोकेसी की, मैंने बोला इसको साइकोलॉजी में आप पढ़ाइए ना, क्योंकि साइंस भी फिलॉसफी है तब तक जब तक इसकी इंजीनियरिंग नहीं है। जब साइंस ने प्रोडक्ट बना दिया तब हम साइंस को फिलॉसफी नहीं बोलते। लेकिन अगर साइंस कोई प्रोडक्ट नहीं बना के देता, हम साइंस को भी एक फिलॉसफी के सब्जेक्ट में पढ़ा रहे होते। तो दर्शन क्या है कि क्योंकि उसकी कैटेगरी एरर है, आपने उसको फिलॉसफी की कैटेगरी में रखा है, तो उसमें कुछ इनोवेशन नहीं हो रहा, उसमें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपने उसको फिलॉसफी बता दी। और फिलॉसफी लोगों को लगती है ये तो थॉट एक्सपेरिमेंट है, किसी ने सोचा और लिख दिया, हमें मानने की जरूरत नहीं है।
हमारा अपना ऑब्जर्वेशन पावर है, हम अपना जीवन को देख सकते हैं, हम अपनी धारणा बना सकते हैं। तो दर्शन शास्त्र इज लाइक साइंटिफिक कंक्लूजन, इसलिए इसे शब्द प्रमाण कहते हैं। ऋषि मतलब बहुत लोग बोलेंगे वेद में लिख दिया तो प्रमाण हम कैसे मान ले? तो बाय डेफिनेशन ऑफ दर्शन शास्त्र जो रियलाइज्ड नॉलेज है उसी को लिखा गया है, इसलिए ये प्रूफ होता है। ओके दर्शन से एक और चीज़ आपसे पूछनी है, जैसे कोई भी एक नॉर्मल इंसान है 9 to 6 की जॉब करता है, हमारे 6 दर्शन है, अगर उनको वो समझना चाहते हैं तो उनको वो कैसे उसको समझ सकते हैं पहली चीज़, और उनको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? पहला तो है कि उनका प्रयोजन पर्पस क्या है। सही में अगर समझना है, जानना है तो परंपरा में वो आ सकते हैं। मतलब जैसे मैंने सत्यजीत आर्य जी की जो भी दर्शन शास्त्र की पूरी कक्षाएं हैं उसको संपन्न की थी, या आचार्य उदयवीर शास्त्री जी की जो पुस्तकें हैं, तो पारंपरिक जो हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स से पढ़िएगा तो ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी, पहली बात यह है। और दूसरा प्रॉब्लम जो आता है इंटरप्रिटेशन का, भगवत गीता ही आपको एक ही श्लोक को 10 लोग 10 तरह से इंटरप्रेट करते हुए मिलेंगे, तो उसको हम लोग कमेंट्री कहते हैं, शास्त्र की भाषा में भाष्य भी कहते हैं। तो अर्थों को आप पढ़िए, और साइंस कैसे काम करता है, 10 जगह से कंसिस्टेंसी को ढूंढिए। मतलब साइंस क्या करता है, रिपीट करता है एक्सपेरिमेंट को और देखता है कि क्या कॉमन है, उसको बाहर निकालता है। जैसे कि कई शास्त्रों को पढ़ेंगे तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग बात है कर्म सिद्धांत पे कोई झगड़ा नहीं है। मूर्ति उपासक और निर्गुण उपासक उस पे है, हम इसे मानते हैं, हम इस पद्धति को मानते हैं, हम वेद को मानते हैं, हम आत्मा को नहीं मानते, इन सब कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हैं, लोगों में है भेद है। कर्म पे कोई भेद नहीं है, बौद्ध भी एक साथ हैं, जैन भी एक साथ हैं। इसका मतलब कर्म इज अनडिस्प्यूटेड, तो इसको बहुत लोग नहीं मानते हैं, कर्म थ्योरी को नहीं मानते। तो अप्रोच ये होना चाहिए कि आप या तो पारंपरिक गुरु के पास जाइए, या आप मल्टीपल सोर्सेस से वेरीफाई करने के लिए समय दीजिए, और फिर वहाँ से खुद कंक्लूजन ड्रॉ करिए। उतनी क्षमता होती है लोगों में कि जो बार बार एक जैसी है वही सत्य जैसी होंगी, और जो बदल रही है उसको हम छोड़ सकते हैं। अगर कुछ बुक रेफरेंस आप नाम दे सके, अगर किसी को पढ़ना शुरुआत करनी है तो कैसे कर सकते हैं? भाषा उसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, संस्कृत हिंदी वाली ऑथेंटिक होती है, तो एक बुक तो मैंने बता दी। लेकिन एकदम ही बिगनर है, अब ऐसा नहीं कि मेरी बुक है इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ, एकदम ही बिगनर है तो ऋषि इंटेलिजेंस मैंने लिखी इंग्लिश में, 125 पेज की बुक है, पेशेंस भी नहीं चाहिए, बहुत पतली बुक है, समाप्त हो जाती है। ऐसी और एडवांस लेवल पे जानी है जो एकदम मानते नहीं कि हम धर्म और रिलीजन ऐसी संस्कृत बातें नहीं मानते, तो सुभाष काक जी एआई के एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटेशनल आप बोले डायनेमिक्स और मैकेनिक्स, मतलब वो 30 साल से टॉप साइंटिस्ट हैं यूएस में, कश्मीरी पंडित हैं। उन्होंने माइंड एंड मैटर बुक लिखी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्योंकि वो रिनाउंड साइंटिस्ट है वहाँ भी वो रेस्पेक्टेड है, और वो वहाँ वो वैदिक स्कॉलर के रूप में। तो अगर एकदम आहा मोमेंट चाहिए, मतलब एक होता है ना, मतलब बिजली सी गिर जाए कि क्या मैंने पढ़ लिया, तो सुभाष काक जी को पढ़ सकते हैं। लेकिन पेशेंस चाहिए और रिपीटिशन चाहिए, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। राजीव मल्होत्रा जी की जो बुक है इंद्राज नेट या बीइंग डिफरेंट, ये पर्सपेक्टिव को समझने के लिए पढ़ सकते हैं, इनकी जो बुक्स हैं। ऋषि इंटेलिजेंस जैसे मैंने बताया, बाकी डेप्थ में जाना है तो उदयवीर शास्त्री जी की जो पुस्तक है षड दर्शन पे, वो बहुत अच्छी पुस्तक, वो भी पढ़ सकते हैं। तो रेफरेंस आपने दे दिया, कुछ सजेशंस दे दिए क्या क्या पढ़ सकते हैं। एक चीज़ जो धार्मिक ग्रंथों की भी हमने बात की है, क्या होता है कि जब हमारे प्राचीन जो भी शास्त्र हैं या फिर धार्मिक ग्रंथ हैं संस्कृत में हैं, और जब एक आदमी जो है उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ता है या हिंदी को पढ़ता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि क्योंकि क्या हुआ है कि अलग अलग राइटर्स ने उसको अलग अलग तरीके से लिखा है, अलग अलग तरीके से पेश किया है, उनके मतलब मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। ऐसे में वो कैसे ये चीज़ तय करे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो पहले तर्कशास्त्र को पढ़ लें। अच्छा। क्योंकि तर्क, एक महर्षि यास्क हुए, तो महर्षि यास्क ने कहा कि मतलब उनसे पूछा गया, अब तो उस प्रकार के ऋषि रहे नहीं जो समाधि प्राप्त करके नॉलेज हमें दे दें, तो अब हमारे ऋषि कौन होंगे, ये प्रश्न उठा। तो उन्होंने कहा कि तर्क ही हमारा, न्याय दर्शन ही हमारा, हमारे अब ऋषि होंगे। तो इवन मैं भी जो बात कर रहा हूँ, ये इसको अगर तराजू पे तौलना है तो तर्कशास्त्र को पढ़िए, सबसे पहला विषय, उसमें सब समझ में आ जाएगा कि कौन पाखंड है और कौन सही बोल रहा है। उसको तौलना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग ये कहते हैं कि जब धर्म की बात होती है तर्क को मत लाओ, तो नहीं लाएंगे तो फिर तो मानना पड़ेगा, और मन नहीं मान रहा मानने का। देखिए ये भी एक इनहेरेंट बिहेवियर होता है, बचपन से एक ट्रेट होता है, वो व्यक्ति डिवोशनल होता है,
लेकिन जैसे मैं 2017 तक ऑलमोस्ट नास्तिक जैसा मैं रहा हूँ, मतलब मैं नहीं मान सकता, मतलब किसी की भी बात, मतलब किसी ने भी लिखी हो तो खुद ही वेरीफाई करने की भी कैपेबिलिटी होने के लिए वो भी टूल चाहिए आपको, मतलब कैसे करें वेरीफाई, वो भी तो मेथड पता होनी चाहिए। तो वो ऋषि गौतम ने बहुत ही जबरदस्त स्वरूप में दिया है न्याय दर्शन में, और भविष्य में उस पर भी मेरी एक पुस्तक आएगी, इंग्लिश में आएगी, वो मे बी नेक्स्ट ईयर आ सकती है। तो तर्कशास्त्र सबसे पहले पढ़ें, सबसे पहले। मुझे लगता है ये तो हर किसी को पढ़ना चाहिए। यस, वो जरूरी नहीं कि वो दर्शन शास्त्र पढ़ना चाह, बोला ना, वो फिलॉसफी नहीं है, वो लॉजिक सिस्टम है। जब एरिस्टोटल और प्लेटो को पढ़ाया जाता है तो नॉट जस्ट एज अ फिलॉसफी पढ़ाया जाता है, बट वहां से एक अप्रोच मिलता है कि देखो साइंस ऐसे सोचता है, ठीक है। तो जब आप ऋषि गौतम को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा वो 2000 साल पहले व्यक्ति सोचते कैसे थे, निर्धारित कैसे करते थे। तो इसलिए वो शास्त्र मुझे लगता है उसमें नास्तिकों मतलब कोई बैरियर नहीं है, हर प्रकार का व्यक्ति पढ़ सकता है और वो एक्सक्लूसिव बन सकता है, मतलब उसको साइंस में भी हेल्प मिल सकता है, उसके थिंकिंग अप्रोच में भी उसको हेल्प मिल सकती है। तो तर्कशास्त्र इज द बेस्ट शास्त्र। तो ज़रूर पढ़िएगा आप सभी। बाकी धर्मा लाइव है, धर्म की बात हम यहाँ करते हैं। आपको जाने से पहले एक आखिरी सवाल, धर्म का मतलब लोग यही समझते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे हम बात कर रहे हैं वेदों की, हमारे पीछे मस्जिद है, तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में हमें बहुत सारी गालियाँ भी लिखते हैं, लेकिन धर्म का एग्जैक्ट अर्थ क्या है ये आप बताइए, क्योंकि हम इस पर भी थोड़ी चर्चा कर रहे थे पहले। तो क्या धर्म का मतलब ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बाकी सारे धर्म, या धर्म का मतलब है क्या, ये आप बता दीजिए आज। थोड़ा सा लंबा जा सकता हूँ मैं जरूर। इसमें अगर, हाँ, तो संस्कृत के शब्दों का पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में बता दूं। सबसे पहला कि एक शब्द का एक अर्थ सिर्फ नहीं होता है, पहली बात ये, मतलब एक शब्द का एक ही मीनिंग ऐसा संस्कृत में नहीं होता, सबसे पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, इसके हम कहते हैं कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, मतलब 3 लेयर ऑफ डेफिनेशंस होते हैं। वेद में जब आप जाएंगे तो हमेशा 3 लेयर ऑफ डेफिनेशंस होते हैं। तो इसमें हम जाएंगे कि इटाइमोलॉजी क्या, ये शब्द आया कहाँ से, तो कहा ध्री धातु से, तो कि अच्छा धारण करने वाला, इसमें कोई बस यही आ रहा है, धारण करने वाला। तो इसकी एनालॉजी मैं देता हूँ। 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हुआ कॉन्क्लेव हुआ इन्वायरमेंट के ऊपर, तो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन दिया। वो ऐसा डेफिनेशन दिया कि आज की जनरेशन रिसोर्सेज का ऐसा इस्तेमाल करे कि फ्यूचर जनरेशन को भी वो मिले, इसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेन करे पृथ्वी को, ठीक है। तो धर्म वो है जो धारण करता है। तो पर्यावरण के बारे में जो ये विचार रखा गया, ये हो गया धार्मिक विचार। सबसे पहला डेफिनेशन ये मैं रखना चाहूंगा। दूसरा, धर्म कांटा हमने देखा है लिखा हुआ, ट्रक का जो वेइंग मशीन है, तो धर्म कांटा कह रहा है कि देखो वेइंग में हम फोर्जरी नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, जो वजन है तुम्हारे गाड़ी का वो हम बता रहे हैं तुमको, ठीक है। धर्म कांटा एथिकल है, एथिक्स है उसमें, ठीक है। पहले वाले में आ गया फाउंडेशन, दूसरे वाले में आ गया एथिक्स। फिर जब ऐसी बात हो रही है कि देखिए एक क्षत्रिय और एक वैद्य है, तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में जाकर के जीत करके युद्ध को अपने प्रजा के प्राणों की रक्षा करना, और वैद्य का है जड़ी बूटियों का प्रयोग करके अपने पेशेंट का, प्रजा की प्राणों की रक्षा करना। दोनों का कर्तव्य अलग अलग है। तो वो था क्षत्रिय धर्म और ये था वैद्य का धर्म। तो धर्म में आ गया कर्तव्य, ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन आ गया। तो अब इसको हम समराइज कैसे करें, तो वैशेषिक दर्शन आई थिंक मुझे बेस्ट लगता है जो ऋषि कनाद ने दिया। उन्होंने कहा कि जो पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ और काम, अच्छा ये भी अगर मैं बता दूं, अर्थ इज पावर, पैसा, पोजीशन, ये सब अर्थ में आ जाएगा। काम में डिजायर्स, इच्छाएं, ये सब आ जाएंगी, ठीक है। तो धर्म वो है जो अर्थ और काम को इस तरह से लिमिट करे, मर्यादा में बांधे कि आपका मार्ग मोक्ष की तरफ हो जाए। देखिए सीधा डेफिनेशन नहीं दे रहा है कोई। तो महाभारत क्या कहता है, तर्को अप्रतिष्ठा, धर्म की परिभाषा डायरेक्टली हम दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक है। पुराने समय का धर्म अभी का अधर्म हो सकता है, और अभी का अधर्म आगे जाके धर्म भी हो सकता है, ये बदलता है। इसलिए इसका डूज एंड डोंट्स, रिजिड डेफिनेशन जो भी देगा वो गलत देगा। तो ये डायनेमिक है, इसलिए हमारे शास्त्रों में भी सीधे डेफिनेशन कोई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ ये बोल रहा है कि अर्थ को अनर्थ नहीं कर देना है, और जो इच्छाएं हैं वो इतनी ना हो जाए कि आप कुछ भी करने लगो, किसी भी तरीके से पैसे कमाने लगो, ये अधर्म का मार्ग हो गया। तो करप्शन करना अधार्मिक हो गया। तो इन्होंने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, जो हम कहते हैं, धर्म की आप रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसका मतलब ये हुआ
कि सभी व्यक्ति अगर अपना कर्तव्य का पालन करे, आईएएस अपने कर्तव्य का पालन करे, पुलिस अपने कर्तव्य का पालन करे, जज अपने कर्तव्य का पालन करे, तो सोसाइटी होगी धार्मिक। पर्यावरण का आपने ध्यान दिया तो आप हो गए धार्मिक। आपने कोई गलती नहीं की, आप क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इंटीग्रिटी है। ये जो विजन होता है ना स्टेटमेंट की कंपनीज का, वी आर, मतलब हमारे में इंटीग्रिटी है, एथिक्स है, ये शब्द सब धर्म की परिभाषा है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि संस्कृत एक ही शब्द देता है और कई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो सोसाइटी धार्मिक तब हुई जब कर्तव्यों का पालन हुआ और हमने मर्यादा को समझा और हमने पंच महाभूतों को भी बर्बाद नहीं किया। और जिसको रिलीजन हम समझते हैं वो उसके सबसेट में आएगा, उसके अंदर जब जाएंगे उसमें उपासना पद्धति आएगी, फिर रिजिडिटी आएगी, इसको ऐसे ही करना है, ये गलत है, ये सही है। जब हम डाइकोटॉमी देने लगेंगे कि दिस इज गुड, मोरालिटी जब आने लगेगी, धीरे 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 मोरालिटी, फिर रिजिडिटी, तब जाके वो रिलीजन बनेगा। तो धर्म बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है रिलीजन। यानी हम ये कह सकते हैं कि धर्मा लाइफ का कर्तव्य यही है, इस तरीके की डीप बातें आप तक पहुंचाना, पूरी मर्यादा में रह के। पूरा कोई भी आप यहाँ देखते होंगे, हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं उनकी पूरी रिसर्च होती है, तो हमारा कर्तव्य यही है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। बाकी रवि जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी जो लोगों को अभी तक नहीं थी, और बहुत सारे लोग जब इस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं तो वो चाहते किसी को सुनना, आपको सुनकर उनको बहुत सारी चीज़ें उनकी क्लियर भी हो गई होंगी। तो आज के हमने इस एपिसोड में जितनी भी बातें की, जाने से पहले हमारा एक रिचुअल है, और रिचुअल ये है कि बहुत सारी जो आपने डीप बातें की हैं, जो जानकारियां दी हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के। तो वो सवाल कमेंट सेक्शन में छोड़ेंगे, लेकिन जब वो सवाल पूछेंगे तो जवाब देने के लिए आप ही को आना पड़ेगा। तो आप को ये प्रॉमिस देना होगा कि जब भी ये सवाल आ जाएगा आप आएंगे और अपने जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल। बाकी बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर से पूरी धर्मा लाइफ की टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। धन्यवाद। तो आज आपने सुना रवि सिंह चौधरी जी को, बहुत सारी डीप बातें की, हर तरीके की बात की, जिनको यूनिवर्स के बारे में, जिनको वेदों के बारे में, और जिनको ऋषि मुनियों के बारे में जानकारी चाहिए। तो ऋषि के बारे में अगर चाहिए तो आप उनकी किताब ऋषि इंटेलिजेंस जरूर पढ़िएगा। और खास बातें हमने की, अगर जानकारियां अच्छी लगी हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा जरूर। और धर्म की परिभाषा क्या है ये भी आपको आज मिल गई है। तो बहुत सारे लोग जो हमारे धर्मा लाइफ पर सवाल उठाते हैं उनको भी आज जवाब मिल गया। तो मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.